संसाधन भूगोल में यूनिट फर्स्ट में संसाधनों के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे, जिसमें सबसे पहले हमने अध्ययन किया था वन संसाधन के बारे में। आज जो हम अगला संसाधन है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, जो है जल संसाधन। जैसा कि जल के बारे में हम सभी जानते हैं कि जल ही जीवन है। जल हमारे जीवन का एक अमूल्य आधार है। हमारी जो प्रकृति है, हमारा जो पूरा जैव मंडल है, वह जल के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर है। यह जो जल है वो हमारे इस स्थल मंडल में, जल मंडल में, वायुमंडल में विभिन्न अवस्थाओं, ठोस, द्रव, गैस रूप में विद्यमान रहता है। जल का जो स्वरूप है वो हमेशा चेंजेबल होता है, यानी कभी वो ठोस में बदल जाता है जैसे कि बर्फ़ के रूप में, कभी वो द्रव में बदल जाता है जैसे पानी के रूप में, कभी वह गैस में बदल जाता है जैसे कि जलवाष्प के रूप में। तो इस तरीके से जल जो है वो इस पृथ्वी पर विभिन्न तरीके से हमारे सामने उपलब्ध है। अगर हम धरातल पर जल के स्रोतों की बात करें तो हमारे धरातल पर झील, तालाब, नदियाँ, समुद्र आदि जल के प्रमुख स्रोत हैं। यह जो जल है जो इन झील तालाबों में है, यह वाष्पीकरण के माध्यम से संघनन होकर के ऊपर बादल बन के चला जाता है और फिर वर्षा करके पुनः धरती पर वापस लौट आता है। यानी कि समुद्र का जल सूर्य की गर्मी से भाप बनता है, भाप बनकर ये ऊपर वायुमंडल में जाता है। उसके बाद में वहाँ पर वह संघनित हो जाने के पश्चात में ये वाष्पीकृत जल जो होता है वो वर्षा के रूप में दोबारा से धरातल पर आ जाता है। तो इस प्रकार से जो क्रिया उत्पन्न होती है उसे हम जलीय चक्र कहते हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो जल जो है वो इस धरती पर जिस मात्रा में मौजूद है उसी मात्रा में वर्षा के रूप में वह हमें प्राप्त होता है, लेकिन वर्षा की अनिश्चितता भी बनी हुई रहती है, जिससे किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों में तो जल की पूर्ति हो जाती है और किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों में जल की पूर्ति नहीं होती। यानी हर स्थान पर जल का जो वितरण है वो अलग अलग तरीके से पाया जाता है। तो हम आगे बात करते हैं जल के वितरण के बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। जलमंडल में जो जल है वो पृथ्वी के विभिन्न भागों पर पाया जाता है। इसका जो अधिकांश भाग है यानी कि 97.39% लवणीय रूप में महासागरों में मिलता है, जबकि स्वच्छ जल जो है वो मात्र 2% के लगभग जो है वो मिलता है, जो भी हिमनदी और हिमटोपियों के रूप में यानी बर्फ़ के रूप में जो पानी है वही हमारा स्वच्छ जल है। बाकी जो जल है वो कैसा है, लवणीय है, खारा है। हमारे जो धरातल पर जल मिलता है यानी हमारे इस धरती पर जो जल है उसका वितरण 3 रूपों में है, धरातलीय जल के रूप में, भूमिगत जल के रूप में और महासागर के रूप में। सबसे पहले हम बात करते हैं धरातलीय जल के बारे में। पृथ्वी पर जो धरातल पर जो जल है वो स्थिर और गतिशील दोनों ही रूपों में है। धरातल पर जो जल है वो महाद्वीपों पर वितरित है और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में ये हिमटोपियों पर तथा हिमनदों के रूप में द्रव अवस्था में मिलता है। सबसे पहले हम धरातलीय जल में बात करते हैं तो आती हैं नदियाँ। नदियों के बारे में आप सभी जानते हैं, नदियों से हमें जल की प्राप्ति होती है। ये नदियाँ जो होती हैं बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से निकलती हैं, किसी भी झील में से या किसी भी चोटी से जो है वो इनका निकास होता है। इसके अलावा कई नदियाँ ऐसी होती हैं जो अंतःप्रवाह या अंतःस्रवण के द्वारा हमको प्राप्त होती हैं। तो यानी कि नदियाँ जो होती हैं वो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र से निकलती हैं और एक बहुत बड़े क्षेत्र में बहती हुई अंत में जाकर किस में मिलती हैं, सागर में। तो ये नदियाँ जो होती हैं स्थान स्थान पर जल प्रदान करती हैं। जैसे कि हमने देखा है नील नदी है, यांगटीसी कियांग है, मिसिसिपी है, वोल्गा है, ब्रह्मपुत्र आदि विश्व की प्रमुख नदियाँ हैं। दूसरी हम बात करते हैं झीलें। झीलें जो होती हैं वो पृथ्वी तल पर पाई जाने वाली प्रमुख स्थिर जल राशि है। यानी कि नदी का जल तो जो होता है वो बह कर के जाता है, लेकिन झीलों का जल जो है वो बहकर नहीं जाता, वो एक स्थान पर इकट्ठा रहता है। हम झीलों की बात करते हैं तो झीलें अलवणीय भी होती हैं और स्वच्छ भी होती हैं, और एक होती हैं लवणीय या खारी झीलें और हिम झीलें। स्थिति के अनुसार ये पर्वतीय क्षेत्रों में भी होती हैं, मैदानी क्षेत्रों में भी होती हैं और पठारी क्षेत्रों में भी होती हैं।
अगर झीलों की उत्पत्ति की बात करें तो झीलें हिमनदों से निकलती हैं या ज्वालामुखी से जो भ्रंशन क्रिया होती है यानी जो दरार पड़ जाती है उससे इसका निर्माण हो जाता है, या संपीड़न के कारण भी उत्पन्न होती हैं। हमारे विश्व की ताज़ा पानी की सबसे लंबी झील जो है वो है टंगानिका, और बेकाल झील जो है वो सबसे गहरी झील है। अगर हम लवणीय झील की बात करें यानी खारी झील की बात करें तो सबसे लंबी झील है कैस्पियन सागर, और हमारे भारत की जो खारे पानी की विशाल झीलें हैं वो है सांभर तथा चिल्का झील। इसके अलावा रूस की ब्रातस्क झील है जो विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील मानी गई है। तो इस तरीके से ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं, तो ये पढ़ना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं हिम क्षेत्रों के रूप में धरातलीय जल राशि। हिम क्षेत्र का मतलब है ऐसा स्थान जहाँ बर्फ पाई जाती है। तो यह स्थान मुख्य रूप से जो हमारे उत्तरी ध्रुव में आर्कटिक क्षेत्र हैं, ग्रीनलैंड है, दक्षिणी ध्रुव में अंटार्कटिका क्षेत्र है। इन क्षेत्रों पर ऊंचे ऊंचे जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर बर्फ़ जो होती है वो हिम टोपी या हिमनद यानी बर्फ़ की ही नदी वहाँ बहती है उसके रूप में पाई जाती है। तो ये भी हमारे धरातलीय जल के अंतर्गत हम सम्मिलित करते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि धरातलीय जल को हम नदी, झील और हिमनद के रूप में पढ़ सकते हैं। दूसरा जो हमारी इस धरती पर जल है वो भूजल यानी ग्राउंड वाटर के रूप में मिलता है। भूजल का मतलब है हमारा जो भूसतह है उसके नीचे जो शैल छिद्र है यानी चट्टानों के बीच में जो छेद हैं और जो दरार हैं उसमें जो जल भरा हुआ रह जाता है जिसे हम भूजल कहते हैं। यानी आप सभी जानते हैं कि जैसे हम नॉर्मली बोरिंग कराते हैं तो बोरिंग कराने पे क्या होता है, नीचे जैसे जैसे हम धरातल में जाते हैं तो पानी निकलता है, वही हमारा भूमिगत जल कहलाता है। यह जल जो होता है वो वर्षा की मात्रा, गति, वर्षा के समय, वाष्पीकरण की मात्रा, तापमान, भूमि का ढाल, वायु की शुष्कता, शैलों की रंध्रता एवं अभेद्यता, वनस्पति आवरण तथा मृदा के जल की जल अवशोषण क्षमता में नियंत्रित होता है। यानी ऐसी मिट्टी जो ज़्यादा उसे अवशोषित कर सकती है वहाँ भूमिगत जल अधिक मिलेगा, जहाँ वर्षा ज़्यादा होगी वहाँ भी ज़्यादा मिलेगा। इसके अलावा जहाँ वाष्पीकरण की मात्रा कम होगी, तापमान कम होता है, वहाँ भी जल ज़्यादा मिलता है। तो ये सब कुछ कारक हैं जो इस बात पर निर्भर करते हैं कि भूमिगत जल का अधिकता जो है वो कहाँ मिलेगी, कहाँ नहीं। अगर हम कुल जल संसाधन की बात करें तो उसमें भूमिगत जल जो है वो 0.58% ही है। धरातल के नीचे मिलने के कारण इसे अधः सतही जल भी कहते हैं। भूजल के स्रोत यानी हमें ये जो भूमिगत जल है वो किस किस रूप में प्राप्त होता है, मतलब किन किन इसके स्रोत हैं जो हमें पृथ्वी पर प्रदान करते हैं। आकाशीय जल यानी जो वर्षा होती है, चाहे वो हिम के रूप में हो चाहे वो वर्षा के रूप में हो। दूसरा आता है सहजात जल यानी कि जब सागर और झीलों में जो निक्षेपित अवसादी शैलें होती हैं उनकी छिद्रों और सुराखों में जो जल भरा हुआ रह जाता है उसको हम सहजात जल कहते हैं। तीसरा आता है मैग्मा जल। ज्वालामुखी क्रिया के कारण तप्त मैग्मा वाष्पीकरण संघनित या घनीभूत होकर जब जल में परिवर्तित हो जाते हैं उसको हम मैग्मा जल कहते हैं। यानी ये 3 स्रोत हैं जिनके माध्यम से हमारी इस धरती पर भूजल का निर्माण होता है। आगे हम बात करते हैं भूजल के संचयन की। जैसे कि जल के नीचे की ओर रिसकर धीरे धीरे जो चट्टानें होती हैं उनके छेदों में जल एकत्रित हो जाता है तो उन्हें हम शैलों का संतृप्त होना कहते हैं। जब शैलें पूरी तरीके से जल से युक्त हो जाती हैं तो उसे हम संतृप्त शैल कहते हैं। धरातल के नीचे संतृप्त शैल वाले भाग को संतृप्त मंडल कहते हैं तथा इस संतृप्त मंडल का ऊपरी तल भौम जल स्तर या जल तल कहलाता है। यानी इस तरीके से भूमिगत जल का संचयन जो है वो अलग अलग रूपों में चट्टानों के अलग अलग क्षेत्रों में मिलता है। अब हम बात करते हैं कि हमें इस धरती पर भूमिगत जल कैसे मिलता है, यानी आकाशीय स्रोत मैग्मा और के माध्यम से जो है वो भूमि में जल विद्यमान है, लेकिन हम उस जल को अपने लिए कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके सबसे पहला स्रोत है झरना। झरने के माध्यम से हमें प्राप्त होता है जिसमें भी स्थायी और अस्थायी। अगर हम अस्थायी की बात करें तो ये साधारण रूप में तापीय झरने के रूप में, उष्ण झरने के रूप में या खनिज तेल के माध्यम से हमें प्राप्त हो सकता है। दूसरा हमें कुओं से मिलता है। कुओं में जो जल होता है वो कौन सा जल होता है, भूमिगत जल। तीसरा हमें पाताल तोड़ कुएँ या उत्सृत कुएँ जो होते हैं उनसे भी इस जल की प्राप्ति होती है। और चौथा गीजर होते हैं जो गर्म जल के स्रोत होते हैं, यानी धरती के अंदर से जो गर्म पानी निकलता है, गर्म पानी के फव्वारे के रूप में निकलते हैं, उन्हें हम गीजर कहते हैं। तो यानी ये 4 तरीके से हम जो है इस जल की प्राप्ति कर सकते हैं।
तो दूसरा हो गया धरातलीय जल भूजल के रूप में या भूमिगत जल के रूप में। तीसरा हम बात करते हैं महासागर। हमारी इस जो धरती है उसमें 70.87% भाग ऐसा है जो पूरा जलीय है, जिसमें 97.39% भाग पर महासागरों का विस्तार पाया जाता है। इसी कारण पृथ्वी को एक जलीय ग्रह भी कहा गया है, क्योंकि उसमें स्थल से ज़्यादा जलीय क्षेत्र है। अगर हम डिवाइड करते हैं तो जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है उसमें 40% भाग पर तो जल है और 60% भाग पर स्थल है। यानी कर्क भूमध्य रेखा से उत्तरी क्षेत्र, यानी भूमध्य रेखा से कर्क रेखा के ऊपर वाला पूरा क्षेत्र है वो उत्तरी गोलार्ध में आता है। तो भूमध्य रेखा से जो उत्तरी क्षेत्र है उस पूरे क्षेत्र में स्थल की मात्रा जो है वो ज़्यादा है, जबकि जल की मात्रा कम है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध जो है उसमें 81% भाग पर जल है। यानी भूमध्य रेखा से दक्षिण में मकर रेखा और मकर रेखा से आगे दक्षिणी ध्रुव तक जो पूरा क्षेत्र है उसे हम दक्षिणी गोलार्ध में सम्मिलित करते हैं, जिसमें जल बहुत ज़्यादा मिलता है, 81% भाग पर है। उसमें हमारे विश्व के जो महान महासागर हैं वो मौजूद हैं, तो इसलिए हम दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध भी कहते हैं। हमारे जो इस धरती पर प्रमुख रूप से जो है वो 4 महासागर है, जिसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा महासागर जो है वो प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर में 46.91% जलीय भाग विद्यमान है और यह पृथ्वी के 1/3 भाग को घेरे हुए है। प्रशांत महासागर संसार का सबसे बड़ा महासागर है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में इसका विस्तार पाया जाता है। दूसरा जो महासागर आता है वो अटलांटिक महासागर, जो कि 8.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर है। ये एस के आकार में है तथा प्रशांत महासागर का 1/2 भाग है। तीसरा है हिंद महासागर। हिंद महासागर क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा बड़ा महासागर है, जिसका क्षेत्रफल है 7.34 करोड़ वर्ग किलोमीटर। और चौथा महासागर जो है वो आर्कटिक महासागर है। यह उत्तरी गोलार्ध में अलास्का से लेकर बेरिंग सागर तक लगभग 1.40 वर्ग किलोमीटर के लगभग में जो है करोड़ वर्ग किलोमीटर में जो है ये फैला हुआ है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जल जो है वो हमारी इस धरती पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जल के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। और अगर हम जल के वितरण की बात करें तो प्रमुख रूप से यह जल हमें नदियों, झीलों, तालाबों, नहरों, सागरों, भूमिगत जल के रूप में प्राप्त होता है। अब जो अगला हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जल का हम उपयोग किस किस चीज़ में उपयोग करते हैं तथा जल का संरक्षण हम किस प्रकार से कर सकते